नमस्ते। मुझे पता है कि मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तावित कुछ विचार स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं या यूटोपियन के रूप में खारिज कर दिए जा सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सभी 8 अरब लोग शाश्वत शांति, तेजी से प्रगति और विश्वव्यापी समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक स्थायी समान साझा भाग्य बनाने के लिए एक साथ आएं। मुझे यकीन है कि जब इसे लागू किया जाएगा तो इससे पूरा लाभ होगा और कोई दर्द नहीं होगा। आज तक हजारों वर्षों में हुए अनगिनत युद्धों में अनगिनत लोग मारे गए हैं और अगला विश्व युद्ध हम सभी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। कुछ उदाहरण साबित करते हैं कि एकजुट रुख अपनाकर बड़े मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी में कई देशों ने अरबों लोगों को टीका लगाने में मदद की। इंटरनेट ने दुनिया भर में सूचना के त्वरित प्रसार की अनुमति दी है। सीएफसी पर 1996 से प्रतिबंध है क्योंकि वे ओजोन परत को नष्ट कर रहे थे जो हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्वौद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। यूरोजोन एक साझा यूरो मुद्रा लेकर आया और अपने देशों के भीतर की सीमाओं को भी हटा दिया, जिससे उन देशों के नागरिकों को पूरे क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और काम करने की अनुमति मिल गई। यूरोपीय संघ को 2035 से बेची जाने वाली सभी नई कारों को 0.2 उत्सर्जन की आवश्यकता होगी। मंजूरी न मिलने का रास्ता खोजने के लिए सोने या कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा समर्थित सामान्य मुद्राएं लाने के लिए अफ्रीका, ब्रिक्स, आसियान और दक्षिण अमेरिका में प्रयास चल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्तमान में दुनिया में कई तानाशाह लोकतंत्र, एकदलीय नियम, धार्मिक शासक, सैन्य शासक, राजशाही, अराजकता आदि हैं। यहाँ तक कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणालियों में भी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ भाषण, प्रेस, पसंद की स्वतंत्रता है, धर्म आदि मौजूद है, राजनीतिक दल वित्तीय जवाबदेही के बारे में चिंता किए बिना ज्यादातर अगले चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार मुफ्त का वादा करते हैं जिससे आर्थिक गिरावट आती है। सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति बिल्कुल भ्रष्ट करती है। जाहिर है दुनिया को बेहतर ढंग से शासित करने की जरूरत है। विश्व की अधिकांश समस्याओं का समाधान धरती पर स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग 2050 तक सभी देशों को कवर करने वाले देशों का एक संघ होगा, सीमाओं, युद्धों या सेनाओं के बिना एक दुनिया। यह तब तक वैश्विक जीडीपी को कम से कम 5 गुना तक बढ़ा सकता है। सभी देशों के बीच लंबी, गंभीर और रचनात्मक बहस के बाद ही स्वर्ग विश्व स्तर पर सबसे परिपक्व और सर्वोत्तम सिद्धांतों को अपनाएगा। स्वर्ग में कानून का शासन होगा, किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा और एक समावेशी समाज होगा। अपनी जातीयता, धर्मों, जनसांख्यिकी, भाषाओं, संस्कृतियों आदि की रक्षा के लिए केवल अपने विवेक पर जब कोई पूर्ववर्ती देश यात्रा, प्रवास या कार्य वीजा जारी करता है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति या संस्था उनके क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक यानी सालाना $3 ट्रिलियन और युद्ध लड़ने में बर्बाद हो रहा है। जब केवल एक राष्ट्र होगा और कोई सेना नहीं होगी तो बर्बाद किया गया सारा पैसा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, गरीबी उन्मूलन, बेहतर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जेफरी सैक्स ने गणना की है कि दुनिया अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए 20 वर्षों के लिए केवल 175 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। सभी मुद्राएं फिएट मुद्रा हैं और इसलिए मैं प्रत्येक देश के सकल घरेलू उत्पाद के आकार के आधार पर एक वैश्विक डिजिटल मुद्रा का एक विस्तृत समाधान लेकर आया हूं जिसे केवल जीडीसी बैंक द्वारा बनाया जा सकता है। जितनी बड़ी जीडीपी उतनी अधिक जीडीसी देश को मिलेंगी। आईपीसीसी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत विस्तृत समाधान लेकर आया है।
वैश्विक आबादी का 10% प्रतिदिन $2 से कम पर जीवन यापन कर रहा है और 50% आबादी के पास कोई सामाजिक लाभ नहीं है। स्वर्ग में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्क 2050 तक प्रतिदिन न्यूनतम $5 कमाएंगे। इससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति से काम नहीं कराया जा सकता है। 18 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य होगी। गरीब बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भोजन और चिकित्सा मुफ्त दी जाएगी। गैर जिम्मेदार एआई का खतरा खत्म हो जाएगा। भूकंप, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं में वैश्विक त्वरित कार्रवाई बल होगा। किसी भी हेरफेर को रोकने के लिए एन्क्रिप्टेड डेटाबेस वाले स्मार्टफोन का उपयोग करके वोटिंग ऑनलाइन की जाएगी। स्वर्ग में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जिसमें हर प्रमुख मुद्दे पर सभी द्वारा बहस की जाएगी और फिर अंतिम निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाएगा जो नौकरशाही द्वारा कार्य को कार्यान्वित करवाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को एक स्पष्ट योजना देनी होगी कि कितना कर एकत्र किया जाएगा और इसे बिना किसी अधिक खर्च के कैसे खर्च किया जाएगा ताकि सभी मतदाता सोच समझकर निर्णय ले सकें। पौधों और जानवरों को औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले प्रचलित स्तर पर बहाल किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग, कृषि, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, रोग उन्मूलन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करने वाले परमाणु संलयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को सख्ती से प्रोत्साहित किया जाएगा। कोयला, तेल, गैस आदि के खनन और आईसी वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह माल निर्माण और अपशिष्ट निपटान में उच्चतम हरित मानकों को अपनाएगा। यह 2050 तक वैश्विक स्तर पर 100% नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाएगा। हेवन एक मजबूत, लचीली प्रणाली विकसित करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों में बदलाव लाएगा जो किसी भी कारण से टूटने की संभावना नहीं है और न ही ज़ोंबी संस्थाओं का समर्थन करेगा। कराधान लेनदेन आधारित होगा और तुरंत ऑनलाइन डेबिट किया जाएगा। लोगों को शाकाहार या शाकाहारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म, आस्था, संस्कृति, प्रथाओं का पालन करने की स्वतंत्र रूप से अनुमति होगी। किसी भी नागरिक या पुलिस को ऐसे हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो हत्या कर सकते हैं। हालांकि कोई सेना नहीं होगी। कुछ पूर्ववर्ती देशों में प्लास्टिक की गोलियों, टैसर, आंसू गैस आदि के साथ सीमा सुरक्षा बल जारी रह सकते हैं। गरीब लोगों से एकत्र किए गए लेनदेन कर उन्हें समय समय पर वापस कर दिए जाएंगे। कानून दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित होंगे और उनका पालन करना आसान होगा। सभी दीवानी और फौजदारी मामलों में फैसले के लिए स्पष्ट ऊपरी समय सीमा होनी चाहिए। लोगों को कानून तोड़ने के परिणामों से डरना चाहिए ताकि समाज शांतिपूर्ण रहे। सभी के लिए समान आपराधिक और नागरिक नियम होने चाहिए। विश्व की जनसंख्या 8 अरब को पार कर गई है, 200 वर्षों में 8 गुना वृद्धि जिसने पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव डाला है। इसलिए प्रति जोड़े अधिकतम 2 बच्चों की अनुमति होगी। अमेरिका का संप्रभु ऋण $32 ट्रिलियन अधिक हो गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद बहुत गंभीर है, भारत और ऐसे अन्य देशों की तरह, क्योंकि दोनों पार्टियां कर नहीं बढ़ाना चाहती हैं और अगले चुनाव जीतने के लिए अपने नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देती रहती हैं। सौर ऊर्जा, पनबिजली, पवन ऊर्जा और परमाणु संलयन जैसे नवीकरणीय स्रोतों को 2050 तक सभी जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इथेनॉल जैसे जैव ईंधन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी नागरिकों के पास भारत के आधार की तरह एक विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान होनी चाहिए। बैंक खाते उनके मोबाइल नंबरों से कसकर जुड़े होने चाहिए। सभी सिम किसी व्यक्ति के लाइव बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे। धन के भंडारण के रूप में सोना तेजी से अपनी प्रासंगिकता खो देगा। 2025 तक
पूरी अवधारणा पर पूरी तरह से बहस करने, विस्तार से तैयार करने और दुनिया भर से इसे खरीदने के लिए वैश्विक स्तर पर विपणन करने की आवश्यकता है, ताकि हर कोई दीर्घकालिक लाभों के बारे में स्पष्ट हो और इसे पूरे दिल से स्वीकार कर सके। राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति शून्य होगी। बैंकों को सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए ऋण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि 1990 के दशक की शुरुआत तक अनिवार्य था। यह एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होगी। किसी भी प्रश्न के लिए बेझिझक मुझे लिखें। कृपया वीडियो को अपने सभी सामाजिक संपर्कों के साथ साझा करें। धरती पर स्वर्ग की अवधारणा पर अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए धन्यवाद।